हेलो गाइज, क्या आपने 20% अपने उस एरिया को आइडेंटिफाई किया है जो आपके 80% रिजल्ट प्रोड्यूस करने वाले हैं? जी हाँ, 20% एरिया जो आपके 80% रिजल्ट प्रोड्यूस करने वाले हैं SBI PO में। आपके टोटल जो SBI PO का जो कंपोनेंट है, प्रीलिम्स का मार्क्स तो ऐड होगी ना 100 मार्क्स, मेंस का 250 मार्क्स आपके ऐड होने वाले हैं। 250 मार्क्स जो आपको फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में ऐड होंगे उसमें से 50 मार्क्स आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का, दैट इज एसे एंड लेटर राइटिंग। आपसे एक सवाल करता हूँ, अगर आपको मेंस में 20 मार्क्स आपको जो आपका लेवल है उसमें से आपको अपग्रेड करना है, अभी करेंट में जो भी आप मॉक टेस्ट लेते हैं उसमें अगर आपको 20 मार्क्स आपको अपग्रेड करना है, कितना ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा, कितना ज़्यादा आपको ये करने की ज़रूरत है, पॉलिश करने की ज़रूरत है। इवन इन वेरियस केसेस इट इज़ नॉट इवन पॉसिबल। जैसे आपका मैथ का, रीजनिंग का, अगर आपका सेक्शन टफ आते हैं पेपर, आपके पास ये स्कोप नहीं रहता है कि आप उसको स्कोर को बढ़ा सकते हैं 20 मार्क्स तक, क्योंकि वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश एक ऐसा एरिया है जहाँ की आप 20% एफर्ट डाल के 80% रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। जी हाँ, 250 मार्क्स जो मेंस कराए थे उसमें 50 मार्क्स आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है। 50 मार्क्स में से आप अच्छे से प्रिपेयर करने के बाद जो 40 मार्क्स ईजिली आप स्कोर कर सकते हैं। 40 मार्क्स आप इजीली स्कोर सकते हैं, जबकि जो अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते हैं वो इवन एज लो एज 15 स्कोर लाते हैं। इवन एवरेज से भी कंपेयर कीजिए तो 20 मार्क्स पे अराउंड 20 तक तो ले आते हैं कैंडिडेट एज एन एवरेज। तो 20 से 40 के बीच का जर्नी मानता हूँ 20 मार्क्स। ये 20 मार्क्स आपने अगर ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रिपेयर किया, नोबडी कैन स्टॉप यू टू अचीव 40 मार्क्स आउट ऑफ 50 इन डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। जी हाँ, अब अपने आप से कुछ सवाल पूछिए। सबसे पहला, क्योंकि आपके मन में ये सवाल आ रही होगी कि 40 मार्क्स हम कैसे ला सकते हैं आउट ऑफ 50। अपने आप से कुछ सवाल पूछिए, क्या आपने अभी तक डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के प्रिपरेशन स्टार्ट किया है? क्योंकि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का प्रिपरेशन जो है ओवरनाइट नहीं किया जा सकता है। जैसे कोई भी स्किल, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आपका जो है स्किल बेस्ड पेपर है, ना कि नॉलेज बेस्ड पेपर, तो कोई भी स्किल ओवरनाइट डेवलप नहीं किया जा सकता, ये ओवर द टाइम ही होता है। तो रेगुलर बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। एवरी टाइम एवरी डे आपको जो प्रैक्टिस करने की जरूरत है टिल एग्जाम। जैसे आप प्रीलिम्स की मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस का एवरी डे आप प्रैक्टिस करते हैं। करेंट अफेयर्स आप ऐसा नहीं है कि आप कोई एक दिन में कंप्लीट करते हैं, एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। इंग्लिश के लिए भी सेम, मैथ के लिए भी सेम, रीजनिंग के लिए सेम। तो आप एग्जाम का जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, आपका ये ऑनगोइंग कंटिन्यूस प्रोसेस की तरह चलता है। क्या आपने डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए ये प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं? सेकेंड सवाल, क्या डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में स्कोर बढ़ाने के लिए जो प्रोसीजर होते हैं, जो टूल्स होते हैं, क्या आप वो अडॉप्ट किए हैं? क्या आप वो सारे को फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पे मैं एक आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपका पर्पस क्या है, वो आपका पर्पस क्या है, आपका जो रास्ता, जो आपका जो प्रोसीजर होगा वो उसके अनुरूप होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर आपको जिम के बॉडी बिल्डर की तरह आपको अगर बॉडी बनानी है तो आपको डेफिनेटली जिम के प्रोसीजर को फॉलो करना होगा। जिम में वर्कआउट आपको करना पड़ेगा कंसिस्टेंसी के साथ। अब यहाँ पे एक सवाल आपने सोचा होगा, या नहीं सोचे तभी सोचिए, कोई भी लेबर या वर्कर जिंदगी भर मेहनत जो है फिजिकल मेहनत काफ़ी करते रहते हैं, लेकिन कभी भी आपने देखा है कि कोई एक वर्कर का या लेबर का उसका बॉडी बिल्डर की तरह मसल्स बने हुए रहते हैं? तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, बॉडी बिल्डर की तरह रहना है या फिर आपको सिर्फ हार्डवर्क करते रहना है। और तीसरा एक कॉन्सेप्ट आती है कि मार्केट में जो डॉक्टर्स ही सारे लोग कहते हैं कि आपको हेल्दी रहने के लिए आपको डेली का डाइट अच्छा लीजिए, और सेकेंड आप जो एवरीडे मॉर्निंग वॉक कीजिए। आप ही सोचिए, अगर आप डाइट अच्छा ले रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, तो क्या आपके अगर ऑब्जेक्टिव है बॉडी बिल्डर बनने का, वो पूरा हो सकती है कभी भी? सेम वे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के साथ है। मार्केट में ये कहा जाता है एवरी टाइम कि आप जो है न्यूज़पेपर एवरीडे पढ़ते रहिए, दूसरा आप जो है राइटिंग कुछ ना कुछ एवरीडे आप लिखते रहिए। तो क्या आपको लगता है कि एवरीडे अगर सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और कुछ ना कुछ लिख रहे हैं तो इससे आप जो है 40% स्कोर ला सकते हैं? ये बिल्कुल उसी तरह से है कि हेल्दी डाइट लीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, क्या आप बन सकते हैं बॉडी? सेम ऐसा ही है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में आपको जो है एक प्रोसीजर है, क्योंकि वो सारे प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है, टूल्स है उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। एक एक करके हम सारे पे आते हैं। एसे राइटिंग और लेटर राइटिंग, दैट इज डिस्क्रिप्टिव सेक्शन का जो पार्ट है, ये कंप्लीटली आपका जो स्किल बेस्ड पेपर है, ना कि नॉलेज बेस्ड पेपर। अब यहाँ समझिए कि नॉलेज बेस्ड पेपर है ना स्किल बेस्ड पेपर में डिफरेंसेस क्या है। नॉलेज बेस्ड पेपर में आपको जो व्हाटसोएवर नॉलेज यू आर हैविंग, if you are able to give the answer, you will score, you will face the marks. But
इन डिस्क्रिप्टिव और स्किल बेस्ड पेपर दिस इज नॉट द केस। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की बात करें ओनली 2 कंपोनेंट है, एक है आपका राइटिंग स्किल एंड सेकेंड है आपका ड्राफ्टिंग स्किल। अब राइटिंग स्किल और ड्राफ्टिंग स्किल तो जब तक आप राइटिंग और ड्राफ्टिंग स्किल को इंप्रूव नहीं करेंगे तब तक आपका स्कोर नहीं बढ़ सकती है। आप में से हर एक कैंडिडेट का, इवन इफ 1 लाख कैंडिडेट इज गोइंग टू पार्टिसिपेट, सारे के राइटिंग स्किल का लेवल जो है डिफरेंट होगा। नन ऑफ द 2 एस्पिरेंट वुड बी कॉमन इन द राइटिंग स्किल। तो यहाँ पर सवाल आती है कि उसके लिए क्या करने की जरूरत है। यहाँ तो आपने ये समझ गया कि राइटिंग स्किल ड्राफ्टिंग स्किल को इंप्रूव करेंगे तभी आप उसके जो ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पाएंगे। अब यहाँ पे आते हैं कि मार्क्स। सबसे पहले हम ये आते हैं कि एग्जामिनर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है। जो पेपर आपके चेक करते हैं, IBPS चेक करते हैं, वो उसके और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के पीछे का जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहला IBPS या फिर जो एग्जामिनर हैं वो आपके नॉलेज चेक करने के लिए डिस्क्रिप्टिव पेपर को सेट नहीं करते। जो पेपर आपके चेक करते हैं वो नॉलेज आपका चेक नहीं करते, क्योंकि नॉलेज चेक करने के लिए वो उनके पास दूसरे सेक्शंस ऑलरेडी है। इतने सारे प्रीलिम्स का है, मेंस का भी अदर सेक्शंस है। पर्सनैलिटी चेक करने के लिए इंटरव्यू का पार्ट है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का सेक्शन है सिर्फ ड्राफ्टिंग स्किल और राइटिंग स्किल चेक करने का। अब इसका इंपोर्टेंस समझते हैं। ड्राफ्टिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल जो है आज के डेट में हर एक ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ही एकदम कोर रिक्वायरमेंट हो चुकी है। एग्जाम्पल के तौर पर आप SBI में एज ए मैनेजर काम कर रहे हैं या एज ए ऑफिसर भी आप काम कर रहे हैं, तो जितने भी तरह का आप कम्युनिकेशन करेंगे पब्लिक के साथ, दैट इज कस्टमर्स के साथ, क्लाइंट के साथ, या आप किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, लाइक द कोर्ट से नोटिस आते रहते हैं, RBI से आते हैं, रीजनल ऑफिस से आते हैं, दूसरे बैंक से आते हैं, तरह तरह के जो अदर ऑर्गेनाइजेशन से कम्युनिकेशन करने होते हैं। आज के डेट में जितने कम्युनिकेशन बैंक में होते हैं वो सारे राइटिंग में ही होते हैं। तो अगर आपने कोई बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट की है एज ए ब्रांच मैनेजर और एज ए ऑफिसर, अगर आपके राइटिंग में कोई तरह का प्रॉब्लम है, कोई कंसर्न है, कोई तरह का ड्राफ्टिंग में लैकुना है, वो लैकुना आपके ऑर्गेनाइजेशन पे जो है एक स्पॉट लगा देगा, क्योंकि वो जो आपने कॉरेस्पॉन्डेंट करते हैं वो कॉरेस्पॉन्डेंट आप अपने कैपेसिटी पे नहीं कर रहे हो, आप एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं। तो आपका अगर जो भी, जैसे आपने अगर एक लेटर, फॉर एग्जांपल आपने अगर कोई एक लेटर जो क्लाइंट को लिखा, कस्टमर्स को लिखा, तो वो डेटा ये नहीं सोचेंगे कि ABC दैट पर्सन हैज गिवन, बट he or she will consider SBI has given a letter. So आपका ब्रांच ऑर्गेनाइजेशन का जो है इमेज टार्निश होता है यहाँ पे। यही कारण है कि अधिकांश ऑर्गेनाइजेशन जो है अब ड्राफ्टिंग राइटिंग पे फोकस करना शुरू कर दिया है एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट इटसेल्फ। एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि पहले जो है आपका बैंकिंग के एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का सेक्शन जो है ओनली क्वालिफाइंग बाय नेचर होता था, लेकिन अब स्कोरिंग होने लगा और मार्क्स का वेटेज वो बढ़ाते चले जा रहे हैं। रिसेंट में भी आप चेंजेस देख सकते हैं कि RBI के एग्जाम में उनका सिलेबस चेंज करके पहले जो ऑब्जेक्टिव बाय नेचर ले रहे थे ESI एंड ARD का, इवन आपका 100 मार्क्स का RBI के सिलेबस में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश था, उसके बाद भी उन्होंने डिस्क्रिप्टिव सेक्शन जो है 50% ESI और FM में इंक्लूड कर दिया। सेम वे नाबार्ड अभी जो एग्जाम प्रोसेस चल रही है, इसमें भी सिलेबस में 50% का जो पेपर ESI एंड ARD का डिस्क्रिप्टिव का इंट्रोड्यूस कर दिए। मतलब सिंपल है कि अधिकांश ऑर्गेनाइजेशन अब धीरे धीरे डिस्क्रिप्टिव के कंपोनेंट को जो है वेटेज देना शुरू कर दिए हैं एग्जाम्स में, सिलेक्शन प्रोसेस में। तो जब तक आपका राइटिंग स्किल इंप्रूव नहीं होगा, ड्राफ्टिंग स्किल इंप्रूव नहीं होगा, ये आपके लिए काफी टफ हो जाएगा सिलेक्शन लेना। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि अब जब कॉमन सी बात आ गई राइटिंग स्किल एंड ड्राफ्टिंग स्किल, जब तक आपका ये नहीं होता है, जब तक आप अपने इन क्वालिटीज को डेवलप नहीं करते हैं, तो आपका इसमें स्कोर कर पाना मुश्किल है। अब आते हैं इसके टूल्स पे कि इसके क्या क्या टूल्स हैं। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में स्कोर बढ़ाने के लिए क्या क्या टूल्स अपनाए जाते हैं। मेजर 6 टूल्स जो अपनाए जाते हैं, 6 मेजर जो 6 टूल्स अपनाए जाते हैं। सबसे पहला सीरीज ऑफ मॉक टेस्ट। अब सीरीज ऑफ मॉक टेस्ट क्या है, जैसे आप प्रीलिम्स के लिए कोई बिना रुके बिना थके आप लगातार मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते रहते हैं जब तक कि आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता है कंटिन्यूअस बेसिस पे। इन द सिमिलर वे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का भी, चाहे वो एसे का हो, लेटर का हो या फुल मॉक हो, फुल मॉक में जो कि एसे और लेटर दोनों मिला के आपके 30 मार्क्स के एग्जाम में आते हैं, तो बिल्कुल सेम तरीके का। तो डिस्क्रिप्टिव का मॉक टेस्ट आपको कंटिन्यूअस बेसिस पे सीरीज के तौर पर लेने की जरूरत है, बिल्कुल जैसे प्रीलिम्स का लेते हैं वैसे रेगुलर बेसिस पे इसका। और ऐसा नहीं कि एग्जाम के पहले आपने 2-4 ले लिए, उससे काम नहीं चलेगा, रेगुलर बेसिस पे आपको लेने की जरूरत है। सेकंड आपका है कि इंटरफेस, जो प्लेटफॉर्म पे आप एग्जाम लेंगे, मॉक टेस्ट आप लेंगे, वो मॉक टेस्ट का जो ये है आपका इंटरफेस, वो एक्चुअल एग्जाम की तरह होना चाहिए। आपको MS वर्ड या नोटपैड पे लेने से आपका काम नहीं बनने वाला है।
अब प्रॉब्लम देखिए क्या आती है कि कुछ एस्पिरेंट जो लिख के प्रैक्टिस करने की कोशिश भी करते हैं, वो आप MS वर्ड या नोटपैड पे वो चले जाते हैं लिखने के लिए। अब वहां से उनका पर्पस पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि आप में से जो लोगों ने भी IBPS, SBI और एनी अदर बैंकिंग एग्जाम्स या इंश्योरेंस एग्जाम का लिखे हैं मेंस का पेपर जिसमें डिस्क्रिप्टिव सेक्शन था, आपको पता होगा कि उसका जो डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग का जो रियल एग्जाम में आते हैं स्किन, वो स्किन काफ़ी टिपिकल होता है, आप ठीक से लिख नहीं पाते वहाँ पे स्किन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। आप किस तरह का इंटरफेस होता है, आप हमारे वेबसाइट पे आकर फ्री ट्रायल में bankviz.com आप वहाँ जाइए, वहाँ फ्री ट्रायल का दिया हुआ है SBA PU का, वहाँ पे मॉक टेस्ट का अटेम्प्ट कीजिए, वहाँ जो इंटरफेस IBPS में मिलने वाली है आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं किस तरह का इंटरफेस है। आप वहाँ पे वो आप देख सकते हैं, वहाँ पे फ्री मॉक अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, आपके इवैल्यूएशन भी फ्री में दिए जाएंगे, वो सारे कुछ आप जाके कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। सेकेंड टूल में आती है आपके एक्चुअल इंटरफेस। मॉक टेस्ट जो आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे वो आपका इंटरफेस एक्चुअल एग्जाम की तरह होना चाहिए। एक्चुअल एग्जाम जो कि IBPS प्रोवाइड करेगी इंटरफेस, IBPS जितने भी बैंकिंग और इंश्योरेंस के एग्जाम्स होते हैं वो सारे आपके IBPS के द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं, चाहे वो नाबार्ड को, IBPS को, SBI को, NICL का हो, या फिर आपका ये नाबार्ड का हो, सेवी का हो, PFRDA का, कोई सा भी एग्जाम्स हो, ये सारे का जो IBPS के द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो इंटरफेस जो वो राइटिंग स्किल का देते हैं डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग का, वो कॉमन होता है। तो आप में से जो लोगों ने भी मेंस का एग्जाम दिए हैं, चाहे ये कोई सा भी एग्जाम्स, उसमें आप ये कंफर्टेबल हुए किस तरह के स्किन वहाँ दिए जाते हैं। अगर नहीं दिए हैं तो आप हमारे बैंकविज के प्लेटफॉर्म पे आइए, फ्री ट्रायल मॉक का दिया हुआ, वहाँ पे जाके आप देख लें इंटरफेस किस तरह का दिए जाते हैं। जैसा बैंकविज में है सिमिलर टू सिमिलर ऐसा ही IBPS जो इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। तो जो इंटरफेस वहाँ पे दिए जाते हैं, अगर एक्चुअल पे ही आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तभी आप कंफर्टेबल हो पाएंगे। पिछले साल एक ऐसा केस हुआ, नाबार्ड के एग्जाम में, नाबार्ड का जो एग्जाम सितंबर 2020 को हुआ था, ऐसे का जो है 200 वर्ड्स के प्रीवियस से पूछे जा रहे थे, सडनली सिलेबस चेंज हो गया, मतलब सडनली एग्जाम में जो उन्होंने 400 वर्ड्स के ऐसे पूछ लिया, लेटर राइटिंग 150 का था, 250 के वर्ड्स का पूछ लिया, लेकिन टाइमिंग उन्होंने बढ़ाया नहीं। कैंडिडेट को ये डिफिकल्टी आया कि स्किन में ऑलरेडी लिखने में काफ़ी तकलीफ आ रही है, वेदर वो नंबर ऑफ वर्ड्स के साथ कॉम्पीट करें या टोटल जो उसके क्वालिटी को मेंटेन रखें, तो वो प्रॉब्लम आपके साथ नहीं आनी चाहिए। तो रेगुलर बेसिस पे जब आप प्रैक्टिस करते रहते हैं एक्चुअल इंटरफेस पे, तब आप काफ़ी कंफर्टेबल हो जाते हैं, तब आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाते हैं। आपको आंसर किस तरह से लिखना है कि हर एक टाइम मैनेजमेंट हो गया, फ्रेमिंग आंसर्स हो गया, ड्राफ्टिंग हो गया, एवरीथिंग आप कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो आपका इंटरफेस जो है एक्चुअल एग्जाम की तरह होना चाहिए। हाँ, नेक्स्ट टूल्स आते हैं आपके राइटिंग स्किल इंप्रूव करने के लिए, इवैल्यूएशन। आपके इवैल्यूएशन जो भी आप आंसर लिख रहे हैं, जो भी मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसका पेपर आपको चेक कराना बहुत ही जरूरी है, कोई भी मेंटर, फैकल्टी या एक्सपर्ट से। जैसे आप ऑब्जेक्टिव सेक्शन में, ऑब्जेक्टिव मॉक टेस्ट में आपका रेगुलर बेसिस पे जब भी आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, जैसे पेपर खत्म होती है, आपका आंसर वहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है। वो आंसर जो डिस्प्ले होती है वो उसमें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सेक्शन का जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे डिफाइंड आंसर होते हैं, 5 में से एक आंसर करेक्ट होना ही होना है। और वो जो करेक्ट है उसका भी अगर आपका गलत हो गया है तो उसके लिए डिफाइंड आंसर होते हैं जो कि ऑलरेडी वहाँ पे दिए हुए होते हैं। लेकिन डिस्क्रिप्टिव के साथ ऐसा नहीं है। जो भी आप आंसर लिखते हैं, अगर एक ऐसे का टॉपिक दिया गया एग्जाम्पल के तौर पर, बैंकविज के वेबसाइट पर आपका फ्री ट्रायल में साइबर क्राइम का ऐसे का टॉपिक है, तो साइबर क्राइम के ऊपर जितने भी कैंडिडेट का सबमिशन हमारे पास आ रहे हैं या एक्चुअल एग्जाम में भी जो जाने वाले हैं, अगर 1 लाख एस्पिरेंट लिख रहे हैं तो सभी के सभी आंसर जो है डिफरेंट होगा, नन ऑफ द टू आंसर विल बी कॉमन। तो अब यहाँ पे ये आते हैं कि वो पेपर को जब तक चेक नहीं किया जाएगा, कोई ना कोई मेंटर या इंडिविजुअल ही चेक कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर अच्छे से सॉफ्टवेयर चेक नहीं कर सकता, क्योंकि IBPS जो आपको सॉफ्टवेयर से चेक नहीं करता है। ग्रामर जो है IBPS जो है सॉफ्टवेयर से चेक करता है, लेकिन उसके बाकी के सारे डायमेंशन मैनुअली, मतलब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्लस मैनुअल दोनों के कॉम्बिनेशन से आपके पेपर चेक किए जाते हैं एक्चुअल एग्जाम में। तो यहाँ पे आपको जो मेंटर जब तक आपके पेपर को रेगुलर बेसिस पे चेक नहीं करेंगे, आपका पर्पस पूरा नहीं होगा, आप स्कोर इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आता टूल्स आपका है मेंटर के साथ इंटरेक्ट जो है सही से कर सकें। ऑब्जेक्टिव सेक्शन में इस तरह का केसेस नहीं होता है कि आपको मेंटर से इंटरेक्ट करने की जरूरत पड़ती है इन एवरी टाइम, लेकिन डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में ऐसा है क्योंकि इसमें बहुत सारे डायमेंशन है, जिसमें कि आपके कई तरह के सवाल होते हैं, कई तरह के क्वेरीज होते हैं, जिसको कि मेंटर के द्वारा ही हेल्प को सॉर्ट आउट किए जा सकते हैं। क्योंकि आपके जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी एस्पिरेंट पार्टिसिपेट करने वाले या प्रैक्टिस कर रहे हैं, ईच एंड एवरी वन इज हैविंग ए डिफरेंट राइटिंग स्किल। और जब डिफरेंट है तो ऑब्वियस बात है उनकी रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट होगी, उनकी डिफिकल्टीज भी डिफरेंट होगी, उनके जो सीखने का प्रोसीजर होगा वो भी डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे दिक्कतें आ जाती है कि अगर जब तक आपका मेंटर अवेलेबल ना हो, चाहे वो टेलीफोनिक या फिर डिजिटली,
तब तक आपकी जो डाउट्स हैं, जो प्रॉब्लम है, जो लेकुनाज है, जो डिफिकल्टी आ रही है ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में, स्कोर बढ़ाने में, वो सारे आप डिस्कस नहीं कर पाते हैं तो दिक्कत आ जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका मॉडल एसे का। नेक्स्ट टूल्स आपका जो है मॉडल एसे। राइटिंग स्किल को इंप्रूव करने में मॉडल एसे के काफ़ी रोल है। जैसे अभी हमने आपको बताया 1 लाख एस्पिरेंट अगर लिखने जा रहे हैं पेपर को, सारे के आंसर डिफरेंट होंगे। तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि एग्जामिनर जो पेपर चेक करेगा वो कौन से पैटर्न को ज़्यादा स्कोर दे। जब अप्रोच कॉमन नहीं है, ऑब्वियस बात है, ऑब्जेक्टिव सेक्शन की तरह तो है नहीं, तो यहाँ पे एक ये रोल आती है। और आपके साथ भी ये सवाल आती होगी और नहीं, जब करेंगे तो आएगी अभी तक, क्योंकि आपने में से अधिकांश लोगों ने तो किया नहीं है। जब आप करेंगे तो आपके मन में भी ये सवाल आएगी कौन सा पैटर्न आप फॉलो करें। जैसे कि साइबर क्राइम के ऊपर लिखना है तो कौन से, उसमें तो इंक्रीज नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन है, एज ऑफ नाउ भी आपके पास अवेलेबल है। क्या डेटा इंक्लूड करे, क्या उसमें इंट्रोडक्शन दे, क्या कंक्लूजन दे, किस तरह से फैक्ट एंड फिगर इंक्लूड, क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए, क्या अलाइनमेंट होना चाहिए, क्या ड्राफ्टिंग की पैटर्न होना चाहिए। तो आपके मन में कई तरह के सवाल आएंगे, या अगर लिखे हैं तो पहले ही आ चुके होंगे। तो यहाँ पे आपको मॉडल आंसर आपको ये हेल्प करता है कि उस आंसर्स को आप किस तरह से फ्रेम कर सकते हैं। स्टैंडर्ड आंसर ऐसा होना चाहिए जिसमें कि आप मैक्सिमम मार्क्स फेच कर सकते हैं। और मॉडल एसे में आपका एक ये भी होती है कि आपका मोस्ट ऑफ द टाइम ये एसबीआई में देखा गया है कि जो हमारे स्टडी नोट्स में एसे का टॉपिक दिए गए हैं, जो अभी प्रीवियसली तो 2020 का जो डिस्क्रिप्टिव पेपर हुआ था एसबीआई पीयू में, उसमें जो एसे का टॉपिक दिया गया था वो एसे का टॉपिक बैंकबीज की वेबसाइट पे ऑलरेडी उन्होंने स्टडी नोट्स में, मॉक टेस्ट में सारे कुछ में प्रोवाइड कर चुके थे। तो जो लोग एस्पिरेंट ने पहले ये सब प्रिपेयर करके गए थे, मॉडल एसेज का मॉक टेस्ट भी ले चुके थे, सेम वही टॉपिक पे उन्होंने वीडियो लेक्चर्स भी देख रखा था, नोट्स भी देख रखा था। तो ऑब्वियस सी बात है कंपेयर टू अदर एस्पिरेंट जो कि फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, परफॉर्म अच्छा किए। तो यहाँ पे ये सारे का रोल हो जाता है स्कोर बढ़ाने में। नेक्स्ट आपका आता है डॉट कनेक्टिंग बेस्ड कॉन्सेप्ट। अब डॉट कनेक्टिंग बेस्ड कॉन्सेप्ट जो है आपका, इसमें क्या होता है कि जैसे बच्चे के नोटबुक में आपने देखा होगा कि अगर कोई एक इमेज बनाना है, वो इमेज बनाने के लिए उसके पास डॉट 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 बहुत सारे डॉट्स होते हैं, जिसको कि कनेक्ट करने के बाद वो इमेज बनके तैयार हो जाती है। एसे राइटिंग में ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट की जरूरत है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को एक ये डिफिकल्टी आती है एसे राइटिंग में। ओवर द ईयर्स स्टूडेंट के फीडबैक, रेगुलर इनोवेशन करने से ये निकल के सामने आया है कि स्टूडेंट की एक जो डिफिकल्टी, मेजर डिफिकल्टी एरियाज होती है, आपके साथ भी आएगी डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग में, कि आंसर को किस तरह से फ्रेम करें, कहाँ से स्टार्ट करें, कितना खत्म करें, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। तो उसके लिए एक टूल हमने डिजाइन किया है, और जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कैंडिडेट के इम्प्रूव कराने के लिए, वो है कि डॉट कनेक्टिंग बेस्ड ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस, दैट इज आउटलाइन। मतलब कोई जैसे साइबर क्राइम टॉपिक है, उसमें हम लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड कर देते हैं। वो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपके का आपको सिर्फ लिमिटेड वर्ड्स में आंसर देना है, और आपने क्वेश्चन को वो उसको पिक आउट कर लिए और आपका आंसर जो मॉडल ऐसे तैयार हो गया। सिंपल के तौर पे देखना चाहते हैं, बैंकबीज की वेबसाइट पे डॉट कनेक्टिंग बेस्ड ऐसे राइटिंग आप लिख दीजिए सर्च में, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। सिंपल के तौर पे आप वहाँ पे देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपका आता है कि कॉम्प्रिहेंसिव एनालिटिकल एंड ऑथेंटिकेट जो है आपका स्टडी नोट्स डिस्क्रिप्टिव आंसर का, दैट इज एसे एंड लेटर का, आपको एक जगह पे कंपाइल मिलना चाहिए। आपके पास टाइम की कमी होती है। प्रीलिम्स का एग्जाम लिखते हैं, उसमें 3 सेक्शन ऐसे मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग। मेंस का जाते हैं, इसमें इतने सारे प्रैक्टिस करने होते हैं, आपके पास टाइम नहीं होती है। नोटिफिकेशन आने से पहले आप दूसरे किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो नोटिफिकेशन आती है, प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, और दैट टू ये काफ़ी कम केसेस में हो पाती है कि आपको एक ही एग्जाम पे फोकस्ड है, एक ही टाइम में कई सारे एग्जाम चल रहे हैं, क्योंकि कोविड के कारण से ऑलरेडी एग्जाम रुके हुए थे। अब जब एग्जाम स्टार्ट हुए, कई तरह के एग्जाम जो साथ में चल रहे हैं, और जब साथ में चल रहे हैं एग्जाम, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आने से पहले प्रिपरेशन नहीं हो पाती है उस एग्जाम के लिए। आइए उसके हुआ जब प्रीलिम्स का एग्जाम ओवर होती है, रिजल्ट अनाउंसमेंट में जो है सारा जो है फोकस या डिस्ट्रैक्शंस होती रहती है। रिजल्ट अनाउंस होती है प्रीलिम्स का, उसके बाद मेंस के लिए आपको टाइम 3 वीक से ज़्यादा नहीं मिलता। इसी बीच में आपको जो डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करना है, जो कि ओवर द टाइम प्रिपेयर किया जा सकता है, तो आपके पास टाइम इतना अवेलेबल नहीं होता कि एक एक चीज़ों में स्पेशलिस्ट आप जाके हासिल कर सकें। तो यहाँ पे आपको जरूरत पड़ती है कि आपके सारे कुछ ऑर्गेनाइज फॉर्म में स्टडी नोट्स, फंडामेंटल, वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, इवैल्यूएशन, ईच एंड एवरीथिंग, मॉडल एसे, मॉडल लेटर, प्रोबेबल टॉपिक्स। अब सोचिए कि प्रोबेबल टॉपिक एसे का आपको फाइंड करने के लिए क्या इस टॉपिक को आपको प्रिपेयर करना चाहिए, कितना ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आप ये खुद आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कौन से टॉपिक पे आपको करना चाहिए। आपको लगेगा कि ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, बट एक्सपर्ट जो कि ऑलरेडी इस फील्ड में सालों से ये एनालिसिस कर रहे हैं, उन्हें पता है कि हाँ इस कौन से टॉपिक जो है आ सकते हैं। प्रोबेबल टॉपिक का लिस्ट देते हैं, प्रोवाइड करते हैं।
तो यहाँ पे जो स्टडी नोट्स हैं सारे कंपाइल्ड वे में अवेलेबल होना चाहिए। तो कुल मिला के आपका टोटल 6 कंपोनेंट्स हैं जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। मतलब टोटल 6 टूल है। मैं रिमाइंड करा देता हूँ आपको। सबसे पहला आपका सीरीज ऑफ मॉक टेस्ट, सेकेंड आपका है एक्चुअल इंटरफेस मॉक टेस्ट के लिए, थर्ड है आपका इवेल्युएशन, मॉक टेस्ट जो आप आंसर सबमिट करते हैं उसका इवेल्युएशन, नेक्स्ट है आपका मेंटर जो कि आपका एक्सपर्ट्स हो गए, आपके गाइडेंस देंगे, आपको एवरी टाइम डाउट सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है आपका मॉडल एसे एंड मॉडल लेटर्स, एंड नेक्स्ट आपका है डॉट कनेक्टिंग बेस्ड कॉन्सेप्ट ऐसे राइटिंग के लिए, और नेक्स्ट आपका कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी नोट्स, रिलायबल एंड ऑथेंटिकेट एट वन प्लेस। अब ये सारे टूल के हेल्प से ही आप जो डिस्क्रिप्टिव का स्कोर बढ़ा सकते हैं। इवन 50 में से 40 स्कोर करना बहुत ही आसान है। अगर आप ये सारे प्रोसीजर फॉलो करते हैं बहुत ही आसान है। बैंकविज इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म, सुपर स्पेशलिस्ट प्लेटफॉर्म है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए। आरबीआई, रेगुलेटरी बॉडीज, बैंकिंग एग्जाम्स, इंश्योरेंस एग्जाम, ये सारे के डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का एक्सक्लूसिव तरीके से तैयारी कराते हैं। जो भी टूल्स आपके डिस्क्रिप्टिव के लिए अभी इंट्रोड्यूस किया गया है, ये सारे टूल्स को जो रिक्वायरमेंट है इसका 360 डिग्री वे में जो बैंकविज से प्रिपेयर करवाते हैं। आप बैंकविज की वेबसाइट पर जाइए, आपके ये सारे टूल्स ऐसे का मॉक टेस्ट मतलब फ्री में वहाँ पे मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। जाइए फ्री में मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, इवेल्युएशन भी आपको एक्सपर्ट देंगे, आप उनके साथ जो है रियल टाइम में डिस्कस भी कर सकते हैं। आपका एनालिसिस जो 360 डिग्री में किया जाता है कि आपके पेपर को आपने आंसर लिखा है उसको किस तरह से उसका आंसर का पेपर चेक किया जाता है, ये सारे कुछ आप जान पाएंगे। तो यहाँ पे आप बिल्कुल डिले मत कीजिए, आप अपना पहले शॉर्ट एनालिसिस कर लिए। बैंकविज की साइट पे जाके फ्री में मॉक टेस्ट अवेलेबल है, वहाँ मॉक टेस्ट जाके एसे लेटर आप टाइम निकाल के जो एसे और लेटर को अटेम्प्ट कीजिए। वहाँ से आपको ये पता लगेगा कि आपका लेवल ऑफ राइटिंग क्या है, एसे का लेटर राइटिंग में आपका लेवल ऑफ राइटिंग क्या है। इवेल्युएशन जब आपको मिलेगा तो आपको पता लगेगा कि पेपर कैसे चेक किए जाते हैं आईबीपीएस के द्वारा, किस पैटर्न पे किए जाते हैं, कितना स्कोर आप फेच कर सकते हैं, कहाँ आपको दिक्कतें आती है। क्योंकि जब तक आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करते आपको पता नहीं लगता है कि क्या करने से आपका स्कोर बढ़ेगा। ये सारे कुछ आप जो वहाँ पे बड़े अच्छे से कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप हमें ये बताइए, आपका एसबीआई पीओ में आउट ऑफ 50-40 स्कोर करने के लिए आपने क्या रोड मैप तैयार किया है। और दूसरा सवाल ये कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में दैट इज इंग्लिश एसे एंड लेटर में आपको कहाँ दिक्कतें आती है, क्या किस तरह की डिफिकल्टीज आती है, क्या आपके लिए ब्लॉकेड बना हुआ है, किस तरह का आपको ओवरऑल जो है डिफिकल्टीज आ रही है डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में। ये 2 सवालों के जवाब, आपको क्या दिक्कतें आ रही है और क्या आपने रोड मैप बनाया 40 स्कोर करने के लिए एसबीआई पीओ में, कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपके सारे सवालों को जवाब देंगे। थैंक यू सो मच।